हाय सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं एक जापानी ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है सर्वाइवल फैमिली। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। सुजुकी परिवार टोक्यो के उपनगरीय हिस्से में रहने वाले 4 लोगों का परिवार है। फिल्म की शुरुआत में हम उन्हें उनके छोटे से अपार्टमेंट में देखते हैं। पिता योशियुकी सुजुकी टेलीविजन देखने का आनंद ले रहे हैं, जबकि उनके बेटे केंजी और बेटी यूई अपने फोन पर हैं। हम देखते हैं कि परिवार अपना मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है और शायद ही कभी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अगली सुबह योशियुकी देर से उठता है और देखता है कि उसकी अलार्म घड़ी काम नहीं कर रही है। वह बाहर भागता है और अपनी पत्नी मित्सु से पूछता है कि क्या समय हुआ है। उसे केवल यह पता लगाता है कि कोई भी घड़ी काम नहीं करती है। मित्सुई उसे यह भी बताती है कि बिजली से चलने वाली हर चीज ने बिजली गुल होने के कारण काम करना बंद कर दिया है। यूई जाग जाता है और एसी और टीवी को भी काम नहीं कर रहा देखकर घबरा जाता है। योशियुकी ने बिजली कंपनी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन भी डाउन हो गया। पिता और बच्चे जल्दी से तैयार हो जाते हैं और काम और स्कूल के लिए बाहर निकल जाते हैं। वे लिफ्ट पर एक भीड़ को उसके आने का इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि बिजली गुल होने से लिफ्ट भी रुक गई है। फर्श से हर कोई नीचे की ओर चलता है। अजीब और अचानक आउटेज पर भ्रमित होता है। योशियुकी को पहले ही देर हो चुकी है, इसलिए वह रेलवे स्टेशन के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर से भीड़ में आता है। यह पता चला है कि आउटेज ने ट्रेनों को रोक दिया है, इसलिए वे अगली सूचना तक इससे यात्रा नहीं कर पाएंगे। लोग एक विकल्प के रूप में बस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी विद्युत और ईंधन से चलने वाले सिस्टम बंद हैं। उसी समय हम देखते हैं कि केंजी अपनी साइकिल पर स्कूल जाते हैं। आमतौर पर चहल पहल वाले शहर में चलने वाले वाहन नहीं होते हैं। सभी को काम पर जाते हुए देखने के लिए एक भ्रमित केंजी साइकिल से आगे बढ़ता है। बच्चे से ईर्ष्या करते हुए 2 बड़े उसकी साइकिल पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। जब योशियुकी अंत में अपने कार्यालय पहुंचता है तो पता चलता है कि स्वचालित सामने के दरवाजे बंद हैं। यह और भी अजीब बात है कि उनकी कोई भी घड़ी काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि यह कौन सा समय है। कुछ देर सोचने के बाद उसके 2 साथियों ने कांच का दरवाजा तोड़ दिया और काम के लिए अंदर चले गए। लेकिन निराशा जल्द ही उन पर छा जाती है जब उन्हें पता चलता है कि कार्यालय के कंप्यूटर भी बिजली से बंद हो गए हैं। इस बीच मित्सु अपार्टमेंट के बाहर अपने दोस्तों से मिलती है और बिजली की कटौती पर चर्चा करती है। उसके दोस्त रात के लिए कुछ मोमबत्तियां लेने के लिए दुकान पर जाते हैं। मित्सुई उलझन में है क्योंकि उसका मानना है कि रात तक सत्ता वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों का पीछा करती है। किराने की दुकान पर लोग भोजन, पानी और आपूर्ति पर स्टॉक करते हैं। मित्सुई भी ऐसा ही करती है और सामान का भुगतान करने के लिए लंबी लाइन में इंतजार करती है। चूंकि मशीनें काम नहीं कर रही हैं, कैशियर ने घोषणा की कि वे केवल नकद लेंगे। इस तरह कुछ लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए लाइन से हट जाते हैं, केवल यह देखने के लिए कि एटीएम भी काम नहीं करते हैं। योशियुकी के कार्यालय में लोगों को एहसास होता है कि यह केवल एक सामान्य बिजली की कमी नहीं है, लेकिन वे निश्चित नहीं हैं कि वास्तव में क्या गलत हो रहा है। उनके बॉस उन्हें उस दिन के लिए बर्खास्त कर देते हैं क्योंकि वे कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। घर लौटते समय योशियुकी एक साइकिल की दुकान पर जाता है। आउटेज के कारण साइकिल की कीमतें अधिक हैं, लेकिन योशियुकी फिर भी एक खरीदता है। रात में सुजुकी परिवार घर के चारों ओर मोमबत्तियां जलाता है और अपना रात का खाना शांति से खाता है। केंजी तभी शौचालय में जाते हैं जब शौचालय में फ्लश काम नहीं करता है, साथ ही नल भी काम करना बंद कर देते हैं। यूई भ्रमित है क्योंकि बिजली गुल होने से नलों में खराबी नहीं आनी चाहिए। रात के खाने के बाद बच्चे हमेशा की तरह अपने कमरे में वापस चले जाते हैं, लेकिन वे जल्द ही अपने फोन और इंटरनेट के बिना ऊब जाते हैं। फिर पूरा परिवार बालकनी में इकट्ठा होता है और आसमान की ओर देखता है। अंधेरा शहर सितारों से आने वाली रोशनी को बढ़ाता है। परिवार उम्र के बाद एक साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करता है। बिजली गुल होने के बाद अब तीसरा दिन है। परिवार का अपार्टमेंट खराब स्थिति में है। पानी की कमी के कारण सिंक में गंदी प्लेटें जमा हो जाती हैं और अपार्टमेंट के चारों ओर गंदे कपड़े लटक जाते हैं। बिजली के बिना सिर्फ 3 दिनों में लोगों की जीवन शैली में भारी बदलाव आया है। उस दिन योशियुकी के कार्यालय में उनके वरिष्ठ ने सभी को बिजली वापस आने तक काम पर आने से रोकने के लिए कहा। योशियुकी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि अगर वे काम नहीं करते हैं तो वे पैसे नहीं कमाएंगे, लेकिन उनके वरिष्ठ ने उनसे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए कहा। उनका दावा है कि ऐसी परिस्थितियों में टोक्यो जैसे शहर में रहना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास जल्द ही भोजन और पानी खत्म हो जाएगा। कार्यालय के बाहर योशियुकी अपने वरिष्ठ को अपने परिवार के साथ ग्रामीण इलाकों में जाते हुए देखता है। योशियुकी भी ऐसा ही करने पर विचार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। बाद में हम देखते हैं कि मित्सु पानी लेने के लिए पास की पानी की टंकी में जाती है, लेकिन उसे भीड़ के साथ वापस भेज दिया जाता है क्योंकि टैंक में भी पीने का पानी खत्म हो जाता है। इस बीच योशियुकी कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक जाता है, लेकिन भीड़ द्वारा इधर उधर धकेले जाने के बाद वापस लौट आता है। बिजली गुल होने का 7वां दिन है। सभी किराने की दुकानों को भोजन और आपूर्ति से मिटा दिया गया है। कार्यालय और स्कूल बंद हो गए हैं और बिजली गुल होने के कारण सभी कारखाने बंद हो गए हैं। अधिक से अधिक लोग ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और सुजुकी परिवार भी ऐसा करने का फैसला करता है।
अगले दिन वे अपना बैग पैक करते हैं और सुबह जल्दी साइकिल से निकल जाते हैं। बच्चे अपनी सवारी खुद करते हैं, जबकि योशियुकी मित्सुको अपनी साइकिल के पीछे रखते हैं। उन्हें पीने का पानी बीच में ही खरीदना पड़ता है, लेकिन सभी दुकानों में इसकी कीमत अधिक होती है। मित्सुए सौदेबाजी करता है और अपेक्षाकृत कम कीमत पर कुछ प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। वे आराम करने और दिन के खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और काम पूरा करने के तुरंत बाद निकल जाते हैं। अंत में वे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां से वे मित्सु के गांव कागोशिमा के लिए उड़ान भरने की योजना बनाते हैं, जहां उसके पिता रहते हैं। उन्हें बताया गया कि उड़ानें अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन जब वे हवाई अड्डे के बाहर भीड़ को अधिकारियों से शिकायत करते हुए देखते हैं तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। यह पता चला है कि उड़ानें हाल ही में रद्द कर दी गई हैं और बिजली वापस आने तक फिर से शुरू नहीं होंगी। कहीं जाने के लिए परिवार पास के एक होटल में रुक जाता है। होटल का मालिक उनकी स्थिति का फायदा उठाता है और उनसे बड़ी मात्रा में कीमत वसूलता है, लेकिन परिजन शिकायत नहीं करते। रात में यूनी ने सुझाव दिया कि वे घर वापस चले जाएं, लेकिन योशियुकी के अनुसार टोक्यो में कोई भोजन या पानी नहीं बचा है, इसलिए वहां जीवित रहना असंभव है। उन्हें साइकिल से कागोशिमा जाना होगा। अगले दिन केंजी और यूई एक किताबों की दुकान में जाते हैं और स्थानों को नेविगेट करने के लिए एक नक्शा प्राप्त करते हैं। इस बीच माता पिता एक साइकिल और कुछ खाने के लिए योशियुकी की शराब की 2 बोतलें बेचते हैं। फिर परिवार अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ घंटों के बाद वे अंततः एक राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके जैसे कई यात्री ग्रामीण इलाकों की यात्रा कर रहे होते हैं। रात में वे एक शिविर में रुकते हैं और साथी यात्रियों के साथ वहीं रहने का फैसला करते हैं। एक जोड़ा उन्हें पानी पीते हुए देखता है और कुछ मांगता है, लेकिन परिवार झूठ बोलता है कि यह आखिरी बोतल है। वे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वे यात्रा जारी रखते हैं और लाशों से भरी एक अंधेरी सुरंग में रुक जाते हैं। इसे पार करने के लिए बूढ़ी महिलाओं द्वारा उनकी मदद की जाती है। बिजली गुल होने में अब 16 दिन हो गए हैं। परिवार एक नदी के किनारे है जब उनकी पानी की आखिरी बोतल खत्म हो जाती है। कोई अन्य रास्ता नहीं होने से योशियुकी सीधे नदी का पानी पीता है। नदी के किनारे से निकलने के बाद एक बड़ा तूफान आता है, जिससे परिवार अपनी साइकिल और सामान छोड़कर पास के इलाके में शरण लेता है। तूफान के बाद वे अपनी साइकिल पर वापस जाते हैं, यह देखने के लिए कि उनका एक टायर नष्ट हो गया है। साथ ही उनके सारे कपड़े और खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया है। जल्द ही वे पास के एक शहर में पहुंच जाते हैं और बच्चे भोजन और पानी की तलाश में चले जाते हैं। योशियुकी और मित्सु को आराम करने के लिए पीछे छोड़ देते हैं। वे एक किराने की दुकान खोजने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन देखते हैं कि भोजन अनुभाग से सब कुछ खत्म हो गया है। केंजी एक साइकिल टायर की खोज करते हैं, लेकिन वे भी बिक जाते हैं। फिर उसे बैटरी वाला पानी मिलता है, जो सिर्फ आसुत जल होता है और पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूई को बिल्ली का खाना मिलता है और वह उन्हें उनके माता पिता के पास वापस लाता है। वह पहली बार बिल्ली के भोजन की कोशिश करती है और उसे घृणित लगता है, लेकिन परिवार को जीवित रहने के लिए समझौता करना पड़ता है। केंजी अपने फोन के कवर का उपयोग करके टायर को ठीक करता है और वे फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे दूसरे दिन कैंपरों के एक समूह से मिलने से पहले एक सप्ताह तक बैटरी के पानी और बिल्ली के भोजन पर जीवित रहते हैं। कैंपर उन्हें सड़क किनारे खाने योग्य खरपतवारों के बारे में सिखाते हैं। उनमें से एक डिजिटल कैमरे से परिवार की तस्वीर लेता है और बिजली वापस आने पर उन्हें भेजने का वादा करता है। वे कुछ घंटों के लिए एक साथ यात्रा करते हैं और फिर अपने अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 43वें दिन वे एक एक्वेरियम के सामने पहुंचते हैं, जहां लोग मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें खाते हैं। परिवार खुशी खुशी लाइन में लग जाता है, क्योंकि उनके पास अब सीमित भोजन बचा है, लेकिन उनकी बारी आते ही सब कुछ बिक जाता है। योशियुकी मछली बेचने वाले व्यक्ति से बच्चों को कुछ देने के लिए भीख मांगता है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक निराश परिवार यात्रा के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही भोजन और पानी की कमी के कारण थक जाता है। एक दिन वे एक ऐसे खेत में पहुंच जाते हैं जहां योशियुकी एक कीट खाने वाला होता है। तभी उन्हें पास में एक सुअर दिखाई देता है। जब योशियुकी सुअर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन भूखे मरते हुए भी वे इसे काटने से हिचकते हैं। तभी एक आदमी उनके पास आता है और सुअर को खुद ही काट देता है। वह खुद को तनाका के रूप में पेश करता है और परिवार से सुअर को अपने खेत में लाने में मदद करने के लिए कहता है। अपने घर पर वह भोजन के साथ परिवार का इलाज करता है। पिछले कुछ दिनों से भूखे रहने के कारण वे इसे पूरी तरह से खा लेते हैं। अगले सप्ताह के लिए वे तनाका के साथ रहते हैं, लेकिन फिर गांव की अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। 3 दिन बाद वे एक नदी के पास पहुंचते हैं। यह पता चला कि वे जिस नक्शे का अनुसरण कर रहे थे वह पुराना था, इसलिए अब उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी होगी। वे लकड़ी के टुकड़ों के साथ एक मेकबू बेड़ा बनाते हैं और मित्सु और यूई को दूसरे छोर तक ले जाने का प्रबंधन करते हैं। फिर योशियुकी और केंजी साइकिल लेने के लिए वापस आते हैं। हालांकि तभी बारिश शुरू हो जाती है और पानी तेजी से बहता है। योशियुकी को अपने साथ ले जाता है। केंजी अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे पानी में अपना विघी मिलता है। योशियुकी की मृत्यु का शोक मनाते हुए परिवार नदी के किनारे बैठता है। कुछ समय बाद वे पैदल अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तनाका में उन्होंने जो भोजन जमा किया था, उसके कारण तीनों इसे 64वें दिन तक बनाते हैं। वे एक रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे हैं जब अचानक कुछ कुत्ते मित्सु पर हमला करते हैं, जिससे वह सड़क से गिर जाती है।
बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ते हैं, वह केवल यह देखते हैं कि उनका पैर टूट गया है। वे उसे वापस ट्रैक पर ले आते हैं, लेकिन कुत्तों द्वारा फिर से हमला किया जाता है। तभी स्टीम ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। जब ट्रेन उन्हें लेने के लिए पटरियों पर रुकती है तो परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। चूंकि यह कोयले से चलती है, इसलिए ट्रेन अभी भी चालू है। अंदर के लोग मित्सुई की चोटों के कपड़े पहनाते हैं और परिवार की मदद करते हैं। निम्नलिखित दृश्य में हम योशियुकी के शरीर को नदी से धोते हुए देखते हैं। सौभाग्य से वह जाग जाता है और खुद को पास के एक ट्रक में ले जाता है। तभी स्टीम ट्रेन उनके परिवार के पास से गुजरती है। योशियुकी लोगों का ध्यान खींचने के लिए स्मोक टॉर्च का इस्तेमाल करता है। अंत में ट्रेन रुक जाती है और परिवार खुशी से फिर से जुड़ जाता है। ट्रेन फिर उसे उनके गंतव्य तक ले जाती है। वे सालों बाद मित्सु के पिता से मिलते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। निम्नलिखित दृश्य में हम देखते हैं कि बिजली आउटेज के बाद 2 साल और 126 दिन बीत चुके हैं। सुजुकी परिवार कागोशिमा के खूबसूरत गांव में रह रहा है। वे मछली पकड़ने और अपने कपड़े खुद बुनने के लिए एक खुशहाल जीवन जीते हैं। एक दिन योशियुकी एक अलार्म घड़ी के बजने पर उठता है। फिर वापस आने पर पूरा गांव बिजली के लिए जाग उठता है। लाइट बल्ब काम करना शुरू कर देते हैं और फोन बजने लगते हैं। हर कोई आश्चर्य से परे है, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी को नहीं पता कि शक्ति वापस क्या लेकर आई। कुछ हफ्ते बाद परिवार टोक्यो में अपने पुराने जीवन में वापस आ गया है। खबर में कहा गया है कि 2.5 साल का लंबा व्यवधान सूर्य से निकलने वाली सौर चमक के कारण था। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी आतंकी संगठन ने किया था, लेकिन इसके कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि परिवार को एक तस्वीर मिलती है जो एक अजनबी ने यात्रा करते समय ली थी। बिजली की कमी ने लोगों को जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सिखाया, जिन्हें उन्होंने हल्के में लिया। सुजुकी परिवार की तरह जो एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब लाया गया था, क्योंकि उन्हें जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।